हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि मैंने जो है अनाउंसमेंट कर रखी है पहले से कि जो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस इन सब के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन है जो ऑल एग्जाम के लिए जो है, इन एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आज हम लोग जो है 25-25 क्वेश्चन के जो है सीरीज करेंगे। 25 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, उसकी विस्तृत व्याख्या रहेगी, ठीक है, और उसके आंसर्स रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पुस्तक द इमार्टल्स ऑफ मेलुआ द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द इमार्टल्स ऑफ मेलुआ किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप सभी लोगों को बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है अरविंद अडिग। अरविंद अडिग क्या है पहला ऑप्शन? अरविंद अडिग। और दूसरा क्या है? अमीश त्रिपाठी। और तीसरा क्या है? सलमान रूसदी। और तीसरा क्या है? रस्किन बॉन्ड। तो चौथा ऑप्शन क्या है? रस्किन बॉन्ड। अरविंद आडिग, अमीश त्रिपाठी, सलमान रूसदी, रस्किन रस्किन क्या है? बॉन्ड। ये हमारे चारों लेखक हैं। ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ये हमारे चारों लेखक हैं, इनमें से किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग इसका आंसर बताइए, मैं तब तक रुका हूँ। ये लाइव के फॉर्मेट में आप लोगों को रिकॉर्डेड में दिखेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका एंजॉय एकदम फुल लाइव की जैसा लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन अरविंद अडिग, अमीश त्रिपाठी, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जी द्वारा जो है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ लिखी गई है, ठीक है। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? अमीश त्रिपाठी प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। अमीश त्रिपाठी क्या है? प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ 2010 में, द सीक्रेट ऑफ नागाज 2011 में, द ओथ ऑफ द वायु पुत्राज 2013 में इनकी लोकप्रिय क्या है? रचनाएं। इनकी लोकप्रिय रचनाएं कौन कौन सी है? द इमार्टल्स ऑफ मेलुआ जो है ये 2010 में, द सीक्रेट ऑफ नागाज जो है 2011 में, द ओथ ऑफ द वायु पुत्राज ये जो है 2013 में अमीश त्रिपाठी जी द्वारा जो है लिखी गई है। हाल ही में 3 अक्टूबर 2022 को इन्हें रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब वार ऑफ लंका का विमोचन किया। इन्होंने जो है हाल ही में 2022 में क्या किया था? रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब थी वार ऑफ लंका का क्या किया था? विमोचन किया था, ठीक है। यह किताब हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। रामचंद्र श्रृंखला की प्रकाशित अन्य 3 किताबें क्या थी? सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, और क्या है? रावण एनमी ऑफ आर्यावर्त। ये जो है इनकी जो है पुस्तक थी, ठीक है बाबू। ये जो है इनको प्रकाशित किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की क्या थी? विजेता थी। निम्नलिखित में से कौन ऐसी थी जो 2021 की विजेता थी? नादिया फरेरा, एडलाइन क्या है? कैस्टिलिनो, एंड्रिया मेजा, हरनाज संधू। इसका आप लोग आंसर बताइए। ये ऑप्शंस हमारे हैं, इनका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। मैं आप लोगों का जो है 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग इसका आंसर बताइए। पढ़िए आप लोग खुद प्रश्न को। चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता चुके हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स 2021 की जो विजेता थी वो कौन थी? हरनाज संधू जी थी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 70वां संस्करण यूनिवर्स डोम इलियट इसराइल में संपन्न हुआ। एक मिनट रुकना बाबू,
मुझे कुछ ज्यादा ही ओल्ड लग रहा है, 1 मिनट रुको। ये इसका आंसर मैंने बता दिया बाबू, लेकिन ये जो है व्याख्या इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती, क्योंकि 2021-22 का जो है हमारे लिए पूछा नहीं जाएगा। रेयर है कि 2021-22 का पूछा जाए, ठीक है। ये भी जो है 2022 का, ये भी रेयर है कि पूछा जाएगा, ठीक है। 2024-25 में पदक पूछे गए, इनके लिए जो मैं एक स्पेशल जो है क्लास लगा दूंगा, उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को जो है करा दे जाएंगे। ये चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फल का उदाहरण है? कॉफी है, रबड़ है, सन, हेम्प जिसको बोलते हैं, रबड़ है या आम है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कौन सा रेशेदार? रेशेदार फल मतलब फाइबर क्रॉप कौन सी है? अब इसका आंसर आप लोग बताइए बाबू, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए, तो आप सभी लोगों का टाइम यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन। सन आप लोगों ने देखा होगा, रस्सियां बंधी है ना, रेशेदार फसल। मैंने फल पढ़ दिया था बाई मिस्टेक भाई, फसल है, ठीक है, फसल। रेशेदार फसल कौन थी? सन, हेम्प। सन से क्या बनती है? रस्सियां। आप लोग अगर यूपी बिहार के होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि रस्सियां इससे कैसे बनती हैं, ठीक है, सन से कैसे बनती है। इनकी जो है कुछ दिनों तक पहले इनको भिगोया जाता है, भिगो कर फिर क्या किया जाता है, इनको सड़ाया जाता है, फिर ऊपर से जैसे जैसे होती है ना, एक सेकंड बता रहा हूँ कैसा होता है इसका। ऐसे मान लो ये है, ये सन का पौधा है, ठीक है, इस पे ऊपर जो है रेसे रहेंगे, यहाँ पर ढेर सारे रेसे रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारे ऐसे ऐसे रेसे रहेंगे। इनको कुछ दिनों तक ऐसे, मान लो पानी है यहाँ पर, पानी में ऐसे इसको भिगो कर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद इनको सड़ने दिया जाता है थोड़ा पर, ठीक है, फिर जो है यहाँ पर सड़ने जब दिया जाएगा तो इसके ऊपर से रेसे उतार लिए जाते हैं, वही देखो, इससे फिर रेसे से क्या बनती है, रस्सियां बनती हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं, एक सेकंड। हम्म इसमें ऑप्शन में हम जो अब बताया कि रेशेदार फल फसलें कौन सी थी वो बताया। रेशेदार फसलें से क्या होता है, व्यवसायिक, 1 मिनट रुकना। रेशेदार फसलें क्या होती हैं? व्यवसायिक कृषि द्वारा विकसित फसलें होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिससे क्या होता है, कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि जो है बनाए जाते हैं। साधारण रूप से जो है रेशेदार फसलों के उत्पादन को खाया नहीं जा सकता, मतलब जो इनको खाया नहीं जाता, जैसे आप भी बताया, सन जो होता है वो उसकी जो होती है तना जो होता है, तने का ही जो है सन में जो है बनाया जाता है, सन से जो है रस्सियां बनाई जाती हैं, ठीक है। इनका प्रयोग केवल रेशे की वस्तुओं के निर्माण में क्या किया जाता है, किया जाता है। सन, कपास, ये सब क्या है, रेशेदार फसलों के क्या है, उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से शादी कब की? 1611, 1602, 1603, 1620। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। मेहरुन्निसा ने सम्राट से जो है कब शादी की, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, मेहरुन्निसा ने कब की थी? 1611 में, 1602 में, 1603 में, 1620 में। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1611 में। कब की थी? 1611 में जो है मेहरुन्निसा ने जो है सम्राट जहांगीर से क्या की थी, शादी की थी। कब? 1611 में। चलिए अगला इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली शेर अफगान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली शेर अफगान के साथ हुआ था। 1607 ईस्वी में जहांगीर द्वारा शेर अफगान की क्या कर दी गई थी, हत्या करवा दी गई। उसके बाद क्या किया, मेहरुन्निसा को दिल्ली लाया गया था। मई 1611 ईस्वी में को जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। मई जो है 1611 ईस्वी में क्या किया था, उसने जो है जहांगीर से विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्ट मिहिसी या बादशाह बेगम बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया था? पट्ट महिसी या फिर क्या बनाया गया था, बादशाह बेगम बनाया गया, ठीक है। किसको?
मेहरुन्निसा को। इनको और कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? नूर महल की और किसकी? नूरजहां की उपाधि क्या प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद जो है जाकिर हुसैन जी जो है वह जो है किस यंत्र से जो है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है, तबला से संबंधित है, हारमोनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? तबला से संबंधित है। चलिए अगला हम देखते हैं। एक मिनट, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। तबला वादक अल्लाह रखा खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा जाकिर हुसैन को जो है भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण तथा 2023 में पद्म विभूषण से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये बाबू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको पद्मश्री कब दिया गया, पद्म भूषण कब दिया गया, और जो है पद्म विभूषण से कब जो है इनको सम्मानित किया गया। किसको? उस्ताद जाकिर हुसैन को। ठीक है, जाकिर हुसैन को 1992 तथा 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। संगीत का ये जो ग्रैमी अवार्ड जो पुरस्कार है, ये क्या है? सबसे जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये भी इनको जो है मिला था कब? जाकिर हुसैन को 1992 तथा 2009 ईस्वी में। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? ऐसे कौन से उत्तर प्रदेश के मतलब सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने क्या किया था? जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया था और जिन्हें जो है 1955 में क्या किया गया था? गृह मंत्री के रूप में जो है मनोनीत किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, गोविंद वल्लभ पंत जी। इसमें अब आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, फिर तो मैं बताता ही हूँ। तो आप लोगों ने इसका जो है उत्तर बता दिया, ज्योतिबा फुले और जो है क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, हरदयाल और जो है गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे वो क्या थे? उत्तर प्रदेश में जो है जमींदारी व्यवस्था को जो है इन्होंने जो है समाप्त किया था। ठीक है, और ये इनको क्या मिला था? 1955 में क्या मिला था? गृह मंत्री के जो है रूप में मनोनीत किया गया था। किसको? गोविंद वल्लभ पंत जी को। इसकी चलिए विस्तृत व्याख्या हम देखते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी या जीबी पंत, इन्हीं को जीबी पंत भी शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया था। इन्होंने क्या किया था? उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को प्राप्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यही क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री तथा भारत के चौथे गृह मंत्री थे। यही क्या थे? चौथे गृह मंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश के जो है क्या थे? प्रथम जो है मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, उन्होंने किसानों के उत्थान तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने का समर्थन किया था। हिंदी को क्या किया था इन्होंने? राष्ट्रभाषा बनने में समर्थन किया था। उन्होंने वर्ष 1957 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का भी सम्मानित मिला था या सम्मानित किया गया था इनको। कब? 1957 में। पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्हें जो है भारत रत्न सम्मान से जो है सबसे पहले सम्मानित किया गया था? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को
लाहौर साजिश मामले में जो है फांसी दी गई थी? भगत सिंह को, सुखदेव को, महात्मा गांधी को, राजगुरु को, किसको दी गई थी भाई? क्या? किसके अतिरिक्त? प्रश्न को भाई समझो, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न जो है बजाय हो। किसके अतिरिक्त सभी को, मतलब इनमें से किसमें किसको जो है नहीं दिया गया था, ये पूछा गया प्रश्न में। निम्नलिखित में से सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 2023 सॉरी 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर साजिश में जो है फांसी दी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को नहीं दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इनको जो है दिया गया था। वही चीज इसमें देखो प्रश्न में पूछा है, गहराई से इस प्रश्न को घुमा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें तो सब करके आना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन पर मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया था और इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या किया गया? फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। इसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो समझ कर जाइएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि दर से क्या तात्पर्य? जन्म दर तथा जीडीपी में, और जीडीपी के अंदर जन्म तथा मृत्यु दर का योग, मृत्यु दर तथा जीडीपी का अंतर, जन्म दर मृत्यु दर का अंतर। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाता है? जनसंख्या की वृद्धि से क्या तात्पर्य? एक मिनट देखो, वीडियो तो ऑन है ना भाई, रिकॉर्डिंग वाली? हाँ भाई ऑन है। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य? जन्म दर और जीडीपी का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर का योग, मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, और क्या? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर वह है जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। क्या है? जन्म दर वह है जिसमें क्या है? जिसका प्रयोग जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जो है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जन्म दर होता है हमारा। मृत्यु दर 1000 लोगों के प्रति वर्ष होने वाली मौत की जनसंख्या को परिभाषित किया है, मतलब उसी का अपोजिट भाई, जन्म और यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बेहदी नखलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बेहदी नखलम त्योहार झारखंड में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, या फिर मेघालय में, या फिर उत्तर प्रदेश में? झारखंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको झारखंड हो जाएगा भाई, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो किस में मनाया जाता है? बेदी नखलम, बेहदी नखलम। तो बेहदी नखलम जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में जो है मुख्य त्योहार है जहां पर ये मनाया जाता है, बेहदी नखलम। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। बेहदी नखलम त्योहार मुख्य रूप से मेघालय राज्य में मनाया जाता है। वार्षिक आधार पर होने वाला यह उत्सव मेघालय की जयंतिया जनजाति का लोकप्रिय त्योहार है। वार्षिक आधार पर होने वाला यह उत्सव जो है मेघालय में जो जयंतिया जनजाति है उसका क्या है? लोकप्रिय क्या है? त्योहार है। इस उत्सव में बांस और कागज की लंबी संरचनाएं बनाई जाती हैं जिसे रॉड या रथ कहते हैं। क्या कहा जाता है? रॉड या रथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
प्रदान करता है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसमें हमारा अनुच्छेद 26 हो जाएगा, ये जो है हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। धार्मिक तथा मूर्ति पर
ठीक है, 1 मिनट रुकना, मुझे लग रहा है ना भाई माइक थोड़ा सा रुकेगा। 18% क्या हुआ, ये भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई ये जो है 2020 के अनुसार है, इसको जो है हम नहीं देखेंगे भाई टोक्यो के हिसाब से। तो इसका मैं पीडीएफ दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। 19वां प्रश्न हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अत्यधिक था। 19वें प्रश्न में जो है क्या दिया, लिंगानुपात सबसे अधिक था। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग बताएं। लिंगानुपात जो है वो सी हो जाएगा, केरल में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। इसकी व्याख्या आप लोग जो है खुद देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या में जो है आज माइक डिस्चार्ज हो जाएगा लगे भैया भाई, तो आप लोग व्याख्या खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर में किस चीज की कमी है। विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन बी की। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। किस चीज की जो है उसको कमी है, जिसकी वजह से जो है उसको जो है बेरी बेरी रोग से हुआ क्या है, पीड़ित है। तो विटामिन बी की जो है कमी है उसमें, इसलिए हुआ क्या है, बेरी बेरी रोग से पीड़ित है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप लोगों को विस्तृत व्याख्या दी गई है, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा विस्तृत व्याख्या को, ठीक है। 21वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन ऐसा था जिसने जो है ऐसा किया शिलालेखों के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक जी थे जिन्होंने जो है अपना संदेश लोगों तक फैलाने के लिए जो है शिलालेखों के माध्यम से सहायता ली थी। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ पर दी गई, इसको आप लोग जो है पढ़ लेंगे। चलिए हमारा जो है 22वां प्रश्न, महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। महानदी बेसिन का क्या नहीं है, विस्तार नहीं है। ठीक है, महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जो है महानदी बेसिन का जो है क्या नहीं है, विस्तार नहीं है। ठीक है, विस्तार नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं, इसकी व्याख्या आप लोगों को पूर्णता दी गई हुई है यहाँ पर, ये आप लोग खुद पढ़िए, क्योंकि भाई आज थोड़ा सा माइक बार बार जो है बंद हो रहा है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या हो रहा है। एथलीट फुट के कारण होने वाले, 1 मिनट रुकना, एथलीट फुट के कारण होता है, किस कारण से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, आनुवांशिक विकार से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक से होता है। क्या हो जाएगा, कवक से जो है एथलीट फुट होता है। टाइम नहीं दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग खुद पढ़ लीजिए। 24वां प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। निर्मला सीतारमण, भाई ये नहीं पूछा जाएगा 24वां प्रश्न। ठीक है, 25वां प्रश्न चलिए हम लोग देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान में प्रसिद्ध है। कथक, ओडिशा, भरतनाट्यम, कालबेलिया। ये सब तो सबको पता है भाई, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य जो है वह राजस्थान में जो है प्रचलित है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। 25 क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट क्लास में। और आज क्षमा चाहूंगा, बीच में 2-3-4 बार रोकना पड़ा, क्योंकि माइक बार बार बंद हो जा रही थी भाई। ठीक है, तो कल जो है आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।